आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो समय था वो बहुत ही परिवर्तन का समय था। और इस परिवर्तन के समय को हम ऐसे देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता कही जाने वाली एकदम खत्म हो चुकी थी और एक नई प्रकार की कल्चर का उद्भव होता है। आर्यों के आगमन से यहाँ पर वैदिक कालीन संस्कृति प्रचलित होती है और ये वैदिक कालीन संस्कृति जिनकी जो प्रशासनिक इकाई थी इनकी प्रशासनिक इकाई का जो जन था, इनकी प्रशासनिक इकाई के जन थे जनपद। तो ये जन जो है जनपद के रूप में और छठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में आते आते इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये महाजनपद बन गए बड़े बड़े। तो जो बड़े हो गए जनपद उनको महाजनपद कहा जाने लगा। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। ये जो प्रारंभिक राज्य थे जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो इनकी जानकारी है वो बौद्ध और जैन ग्रंथों से मुख्य रूप से मिलती है। उस समय तक जब 16 महाजनपदों का विकास हो रहा था उस समय तक बौद्ध और जैन धर्म अपने प्रारंभिक चरण में चल रहा था, उद्भव हो चुका था। तो इनके विषय में जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध और जैन साहित्य से ही मिलती है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये कि ये जो प्रारंभिक राज्य थे जन से बने जनपद और जनपद से बने महाजनपद। महाजनपद जो ये साहित्य मिलते हैं बौद्ध और जैन उनसे जानकारी ये मिलती है कि इनकी संख्या लगभग 16 थी। बौद्ध और जैन में थोड़ा सा अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो समान, उनकी सूची समान है, जैसे वज्र है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, गांधार है, अवंती। इनके ऐसे नाम हैं जो दोनों ग्रंथों में यानी कि दोनों धार्मिक ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में और जैन धर्म ग्रंथों में, दोनों में समान रूप से मिलती है। दूसरी चीज ये अधिकांश जनपदों में राजतंत्र था और एक दो या हो सकता है 3 भी उनमें गणतंत्र था। अब आज हम गणतंत्रात्मक प्रणाली में रह रहे हैं, लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। ज्यादा नहीं थी लेकिन थी। राजा जो होता था तो वहां पर राजतंत्रात्मक जो प्रणाली होती थी वंशानुगत होती थी, राजा का पुत्र फिर राजा बनता था। लेकिन गणतंत्र में दूसरी व्यवस्था थी। यहाँ पर कुछ गणतंत्र राज्यों के नाम मिलते हैं, जैसे कौशल तो राजतंत्र था। कपिलवस्तु के शाक्य और पावा के मल्ल और लिच्छवियों का भी गढ़ था। तो ये लिच्छवी थे शायद कुशीनारा के। देखते हैं जो हाँ ये था कि कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी और पावा के मल्ल, ये 3 ऐसे गणराज्य थे जहां पर गण यानी लोकतंत्रात्मक प्रणाली के द्वारा शासन किया जाता था। और लोकतंत्रात्मक प्रणाली वहां पर होती थी। वहां से एक तो कुछ राज्य ऐसे थे जो कृषि प्रधान थे और कृषि पर निर्भर करते थे। तो इनके जो कुछ राज्य सहायक सेना पर रखते थे, जो सेनाएं रखते थे, वो कृषक समुदाय से या कृषक वर्ग से ही नियुक्त करते थे। तो ये गणराज्य ऐसे सीधे कृषि या कृषक कामगार लोगों को सैनिक के रूप में भर्ती करते थे और गणतंत्रात्मक चलाते थे। एक चीज देखने को मिलती है कि इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वैदिक कालीन जितने भी ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मणों ने जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे, वो लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए, ऐसी जानकारी मिलती है। जो धर्म शास्त्रों की, जिनको कहते हैं शास्त्र, तो शास्त्र की जो रचना की गई वो लगभग इसी काल में की गई, प्रारंभ की गई। और इन ग्रंथों में
राजा प्रजा के नियमों के बारे में बताया गया, लिखा गया और सारी चीजें यहाँ दर्शाई गई। तो संपत्ति जुटाने का राजा, जो राजतंत्र होते थे वो राजा ही सेना की अगुवाई करता था, सेनापतित्व के नेतृत्व में राजा ही सेनापतित्व का धर्म निभाता था। दूसरी चीज ये होती थी कि इनकी आय का स्रोत क्या होता था। सबसे पहली बात यह है कि ये एक दूसरे के राज्यों पर आपस में अटैक करते रहते थे। साम्राज्यवादी विस्तार नीति जो उस समय भी प्रचलित थी, तो जब एक दूसरे पर अटैक करते थे तो उनका सामान या उनकी प्रजा पर या उनके राज्य को अपने में मिला लेना, ये विस्तार करते थे और वैसे ही उन धन संपत्ति वगैरह जो लूटते थे तो उससे अपने राज्य का विस्तार कर लेते थे, जिससे इनके साम्राज्य का विस्तार होता था। नौकरशाही बढ़ती थी, तंत्र बढ़ता था। आगे हम बात करेंगे इस महाजनपद में क्या क्या कौन कौन से नाम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन 16 महाजनपदों में 4 प्रमुख महाजनपद थे, वो जो ज्यादा शक्तिशाली हुए। 16 तो थे ही, 4 बहुत शक्तिशाली हुए, कौशल, अवंती, वत्स और मगध। तो कौशल, अवंती, वत्स और मगध। कौशल, अवंती और वत्स ये दोनों आपस में बाद में जाके मगध साम्राज्य में मिल जाते हैं और आगे चल के मगध का साम्राज्य ही एक बड़ा राज्य स्थापित होता है और बहुत बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र बनता है प्राचीन भारत के समय में। तो मगध साम्राज्य के पढ़ने से पहले हम जानते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ का एरिया कवर करते थे। जैसे कुरु ये मेरठ और थानेश्वर, मेरठ और थानेश्वर प्राचीन नाम है। तो मेरठ के जो आसपास का क्षेत्र था ये कुरु राज्य के संबंध में जाना जाता था, कुरु राज्य के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ। और दूसरा जैसे बात करते हैं पांचाल, पांचाल का जो आज के हिसाब से देखेंगे तो पांचाल राज्य उस समय मतलब बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद राजधानी इसकी होती थी अहिछत्र, और इसको कांपिल्य भी मिलता है कहीं कहीं नाम। तो ये जो बरेली और बदायूं के आसपास का जो क्षेत्र था ये पांचाल राज्य था। तीसरा राज्य था सूरसेन। सूरसेन आज के मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था उसको सूरसेन के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी मथुरा ही थी। फिर आता है कौशल। कौशल ये अवध के आसपास का, जो आज साकेत और श्रावस्ती है, तो उसके आसपास का एरिया होता था और इसकी राजधानी जो थी साकेत थी कौशल की। कौशल की जो राजधानी उस समय थी वो साकेत थी, उसे आज के समय में श्रावस्ती कहा जाता है। दूसरा मल्ल, ये गणराज्यों में से एक था, पावा के मल्ल। पावा और मल्ल गणराज्यों का संघ था। तो ये लगभग ये पाया जाता है जिला देवरिया में पाया जाता है, देवरिया के आसपास। और इसकी राजधानी आज के समय में जिसे कुशीनगर कहा जाता है वो पावा, और पावा का पडरौना जिसे पडरौना के नाम से भी जाना जाता है। ये पावा पडरौना एक ही चीज है। और कुशीनगर के आसपास का एरिया जो था पावा के मल्ल के राज्यों के बारे में जाना जाता था। देवरिया जिला का भी आसपास का क्षेत्र आता है। काशी, काशी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। काशी एक धार्मिक स्थल भी है हिंदुवादी परंपरा में। तो वाराणसी इसका क्षेत्र था उस समय, जो वरुणा और असी नदियों के बीच बसा था, इसीलिए वाराणसी कहा गया। तो इसकी राजधानी भी वाराणसी थी। फिर आता है अंग। अंग भी एक राज्य था, अंग एक राज्य का नाम था और महाभारत में भी अंग राज्य का उल्लेख किया गया है कि जब कर्ण को दुर्योधन ने अंग राज्य दान में दे देता है और उसको राजा बना देता है अपने दोस्त के रूप में। तो इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। और अंग में आते थे भागलपुर का, यानी बिहार का जो आसपास का क्षेत्र, बिहार के पास भागलपुर जो था वो अंग राज्य था और उसकी राजधानी थी चंपा। फिर आते हैं, अगला राज्य था मगध। मगध जो है यही राज्य आगे चल के बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है।
मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज, जिसे प्राचीन में राजगिरी भी कहते थे, तो गिरिब्रज या राजगिरी दोनों एक ही नाम है, एक ही जगह के नाम है। तो ये मगध का साम्राज्य था, मगध भी राजतंत्र था। वज्ज, अब ये वज्ज भी एक राज्य था। जिला दरभंगा, ये भी बिहार के राज्य में, या जो आज के बिहार राज्य में और मुजफ्फरपुर की जो एरिया है उसे कहते थे वज्जी, और इसकी राजधानी थी मिथिला या जनकपुरी। तो इस तरह आज की जो वैशाली भी उस समय ये वज्जी के क्षेत्र में ही आता था। अगला है चेदी। चेद भी एक अच्छा खासा राज्य था। चेदी राज्य जो आज के समय में अगर इसको समझना है तो बांदा के आसपास का जो क्षेत्र था, बुंदेलखंड जो कहते हैं, और इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। चेदी राज्य की राजधानी थी सुक्तिमती। अगला राज्य है मत्स्य। मत्स्य का मतलब मछली, लेकिन मत्स्य नाम से राज्य भी था। और ये जो एरिया था, ये राजस्थान में जयपुर के आसपास का एरिया था, मत्स्य राज्य, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। अस्मक जो है शायद सुदूर दक्षिण वाले राज्य आ जाते हैं। गोदावरी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र था वो अस्मक राज्य के अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी थी पांडन्य। पांड्य बाद में राजा, तो पांडन्य या पांड्य एक ही नाम है, तो इसकी राजधानी होती थी अवंती मालवा, और ये जो मध्य प्रदेश में मालवा के आसपास का जो इलाका था वो अवंती नाम से जाना जाता था, और इसकी राजधानी थी उज्जैनी। गांधार इस समय अफगानिस्तान के आसपास का जो इलाका है अफगानिस्तान में, तो वहाँ एक राज्य था। पहले भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सब मिला के भारत का ही निर्माण करते थे। वो सब अखंड भारत उस समय होता था, विभाजन वाला कोई ऐसा नहीं था। तो प्राचीन काल में गांधार, जो आज के समय में काबुल गांधार वगैरह है, अफगानिस्तान में है, तो पाकिस्तान से पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित है, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला बहुत ही आगे जाके शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बनता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर आता है कंबोज, ये भी अफगानिस्तान के आसपास ही पड़ता था, जिसकी राजधानी राजापुर थी। तो इस तरह 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और इन 16 महाजनपदों के नाम एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, व्रज, चेदी, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो इस तरह ये 16 महाजनपद है। इनमें 4 बाद में प्रमुख होते हैं, 4 ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, कौशल, अवंती और मगध। कौशल, अवंती, मगध से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और फिर इसके बाद ये सब मिल जाते हैं और एक बड़ा साम्राज्य बनता है, मगध का साम्राज्य। तो हम लोग मगध के साम्राज्य के बारे में बात बाद में करेंगे। इसके साथ ही पहले हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, अभी ये था प्रशासनिक पक्ष, जिसमें हम देखते हैं कि जनपद से महाजनपद की ओर बढ़े, और इस समय बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे। पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले वैदिक कालीन जो कल्चर चल रही थी, उसको चुनौती देने के लिए कई सारे विचारक पैदा हुए, कई सारे विचारक आए, और उनमें से प्रमुख हैं जैसे बौद्ध और जैन विचारक, और एक स्वतंत्र चिंतन का दौर मिलता है। और इसमें आगे चलकर एक ये धार्मिक जो विभाजन होता है, एक तरह से वैदिक काल का प्रतिरोध बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने किया। तो बुद्ध का आगमन एक नए विचार, और आज के हिसाब से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है बुद्ध का काल। तो आगे इस विषय में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।